एक 35 ईयर मेल आपके पास आता है, उसको एज़मा का एक्सासबरेशन हो रहा है, आपने उसको 3 दिन के लिए आईवी मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया है। चौथे दिन वो आदमी आपके पास आया, पता नहीं किसी ने ज्ञान दिया होगा तो बाहर से सीबीसी खुद करवा कर लाया है। सीबीसी की रिपोर्ट में क्या आया है कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 18,000 आ रहे हैं। अब वहाँ पर एक जूनियर डॉक्टर बैठा हुआ है, उसने देखा जैसे ही 18,000, फट से घबरा गया और सोचा इन्फेक्शन है, चलो एंटीबायोटिक चालू करते हैं। पर इस मरीज को ना कोई बुखार था, ना कोई खांसी थी, ना आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में कोई भी लेफ्ट शिफ्ट या बैंड दिख रहा था। मरीज इतना जानकार था कि वो सीबीसी के साथ साथ सीआरपी भी करवा कर आया था, सीआरपी नॉर्मल था। पेशेंट खुद भी इंप्रूव हो रहा था क्लिनिकली, उसको एक्सासमा का जो एक्सासबरेशन था उससे भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अब क्लिनिकली मरीज इंप्रूव हो रहा है। तो इस केस में गलती कहाँ हुई? साथ में एक और केस बताकर जा रहा हूँ। 58 साल का मेल है, रूटीन चेकअप के लिए आपके पास आया है, बस थकान थकान से लगती है। जैसे ही आदमी थकान थकान बोल के आता है, सबसे पहली जांच आप सबको पता है कि आप उसकी सीबीसी करवाते हैं। सीबीसी में अगेन उसका सीबीसी में टीएलसी बढ़ा हुआ आया है, टीएलसी 70,000 के करीब आया है। इस मरीज को ना बुखार है ना इन्फेक्शन है। अब जैसे ही आप टीएलसी देखते हैं तो आप सबको पता है टीएलसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि डीएलसी इंपॉर्टेंट है। डीएलसी मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में आप देखते हैं कि न्यूट्रोफिल तो ठीक ठाक, पर बेसोफिल्स 8% है और इओजिनोफिल 6% है। साथ साथ में हीमोग्लोबिन 10 के करीब है, प्लेटलेट भी 4.5 लाख है, थोड़ा सा ही बढ़ा हुआ है। और आप पेरिफेरल स्मीयर जब मरीज का करवाते हैं तो वहां पर आपको माइलॉइड की सीरीज दिखती है। तो क्या केवल 68,000 वाले टीएलसी से हम बता सकते थे कि इस मरीज को कैंसर हो सकता है क्या? आज इस लेक्चर में अपन समझेंगे कि अगर जब भी आपके पास सीबीसी की रिपोर्ट आए तो उसमें अगर डब्ल्यूबीसी बड़ा आ रहा है तो आपको उसको कैसे अप्रोच करना है और कैसे अपनी आगे की चीज़ों को एडवाइस करना है। सबसे पहले समझ के जाओ भैया, टीएलसी मोर देन 11,000 मतलब ये क्या है? ये ल्यूकोसाइटोसिस है। टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब ल्यूकोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल भी आते हैं, लिम्फोसाइट्स भी आते हैं, बेसोफिल्स भी आते हैं, मोनोसाइट्स भी आते हैं और इओजिनोफिल्स भी आते हैं। तो ये टोटल 5 चीजों का सम होता है आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। हमेशा याद रखना, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर आप अकेले देख रहे हो तो आप उस रिपोर्ट को नहीं अच्छे से पढ़ रहे हो। आपको हमेशा देखना है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, क्योंकि वो दिखाता है कि अल्टीमेटली कौन सी लाइन बढ़ी है और घटी है। इसलिए इसको ऐसे याद रख सकते हो भैया कि आप देखो, आपका घर खर्चा चल रहा है, इस महीने आप पे घर का खर्चा बढ़ा हुआ आया है, तो घर का खर्चा बढ़ा हुआ आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, खर्चा कहाँ से बढ़ रहा है और कौन सा खर्चा बढ़ा हुआ आया है वो आपके इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको उस पर फोकस करना है और उसको जब अगर मैनेज कर लोगे तो आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी मैनेज हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है टीएलसी जैसे ही बढ़ा हुआ देखते हैं फट से एंटीबायोटिक लिखना चालू कर देते हैं, तो ये भी गलत अप्रोच है। मैंने आपको बोला है पहले क्या देखना है, तो पहले डीएलसी देखना है। टीएलसी देखकर एंटीबायोटिक लिखना जस्ट ऐसा है कि मान लीजिए आपका घर है, घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल बिना देखे आपने बिजली कटवा दी कि अपने आप बढ़ा ही हुआ आया होगा, ये तो ऐसा नहीं करना है आपको हमेशा याद रखना है कारण पता करो। और कारण किससे पता चलेगा? तो कारण हमेशा 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 आपको डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट से पता चलेगा। हमेशा याद रखना डीएलसी में 5 प्लेयर हैं, कौन कौन से हैं? तो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओजिनोफिल, बेसोफिल। इसके नॉर्मल परसेंटेज और एब्सोल्यूट काउंट आपको पता होना चाहिए। ये आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा मैं साइड में हट रहा हूं, इसको इम्प्रिंट कर लो अपने दिमाग में। नॉर्मल न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना होना चाहिए भैया? तो 50 से 70 के बीच में। एब्सोल्यूट काउंट नॉर्मल कितना होना चाहिए? तो 2500 से 7500 के बीच में। इंपॉर्टेंट काम क्या होता है न्यूट्रोफिल का? ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, पहले सिपाही होते हैं आपकी। अगर कोई लड़ाई चल रही है शरीर में तो पहले सिपाही जाने वाले कौन से हैं? तो न्यूट्रोफिल हैं। ऐसे ही लिम्फोसाइट का नॉर्मल काउंट कितना होता है भैया? नॉर्मल परसेंटेज 20 से 40 के बीच में, एब्सोल्यूट काउंट 1000 से 4000 के बीच में। लिम्फोसाइट्स मतलब वायरस का इन्फेक्शन, अपने को सदियों से पढ़ाया जा रहा है ऐसा, और साथ साथ में लिम्फोसाइट्स मतलब इम्यून की मेमोरी। ऐसे ही मोनोसाइट का नॉर्मल परसेंटेज 2 से 8 के बीच में, एब्सोल्यूट काउंट 200 से 800 के बीच में। मोनोसाइट्स यूजुअली कहां देखा जाता है? तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में देखा जाता है।
जाता है। इओजोनोफिल का नॉर्मल परसेंटेज कितना, 1 से 4% के बीच में। नॉर्मल काउंट कितना, 50 से 500 के बीच में। जब भी इओजोनोफिल बड़े आते हैं, पैरासाइट सोचोगे, एलर्जी सोचोगे, दो इंपॉर्टेंट चीज आपको सोचना है। बेसोफिल्स यूजुअली 0 to 1% होते हैं, मतलब 0 से 100 के बीच में होते हैं। जैसे ही बेसोफिल का ना परसेंटेज बढ़े और एब्सोल्यूट काउंट बढ़े, समझ में आ जाना चाहिए ये बहुत रेयर है ऐसे ही बेसोफिल बढ़ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसोफिल बढ़े हुए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपके मरीज को क्या हो सकता है, तो सीएमएल हो सकता है, क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया हो सकता है। और चीज और डीप में समझा कर जाता हूं, न्यूट्रोफिल बढ़े मतलब क्या, मरीज को या तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, मरीज को रिसेंट में कोई स्ट्रेसफुल एपिसोड हुआ है, मरीज ने रिसेंट में स्टेरॉइड लिया है, या मरीज को सीएमएल हो सकता है। सबसे कॉमन कॉज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस अगर कुछ है तो वो न्यूट्रोफिलिया है, न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं। ऐसे ही लिम्फोसाइट्स कब बढ़े हुए होते हैं, या तो वायरस का इन्फेक्शन हो, या परतूसिस हो, या सीएलएल हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, टीबी जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ते हैं, पर टीबी दो इट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पर इस केस में आपको लिम्फोसाइट बढ़े हुए मिलेंगे। एक और चीज जो आपको याद रखना है, कोई भी अगर मरीज आपके पास आ रहा है जिसकी उम्र बड़ी हुई है, 60 साल से ऊपर है, एल्डरली मरीज है, और उसका परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस देखने मिल रहा है आपको। परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस मतलब लंबे समय से लिम्फोसाइटोसिस उसका बढ़ा हुआ है और बना हुआ है, तो एक चीज आप जो सोचोगे एल्डरली प्लस परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस में, वो है क्रॉनिक ल्यूकोसाइटिक ल्यूकीमिया, दैट इज CLL। ऐसे ही मोनोसाइट्स किस में बढ़ते हैं, मैंने बोला था क्रॉनिक इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, तो टीबी में बढ़ते हैं, टाइफाइड में बढ़ते हैं, ब्रुसेला में बढ़ते हैं, सब अक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस में बढ़ते हैं। और मोनोसाइट्स बढ़े हुए होते हैं तो ये क्या शो करता है कि मरीज को कोई ग्रेनुलोमेटस डिजीज हो रही है, क्योंकि मोस्ट लाइकली उसी केस में आपको मोनोसाइट्स बढ़े हुए देखने मिलते हैं। ऐसे ही मैंने बोला था इओजोनोफिल बढ़े मतलब क्या क्या सोचोगे, एलर्जी हो सकती है मरीज को, पैरासाइट्स का इन्फेक्शन हो सकता है, या रिसेंट में मरीज ने कोई ड्रग ली हो, और साथ साथ में एक लिम्फोमा अगर सोचना हो तो हॉजकिंस लिम्फोमा में भी इओजोनोफिल बढ़े हुए होते हैं। तो जैसे ही इओजोनोफिल बढ़ा है, क्या हिस्ट्री लोगे, ड्रग हिस्ट्री लो और पैरासाइट के एक्सपोजर की हिस्ट्री लो। बेसोफिल अगर बढ़ा हुआ है तो केवल और केवल एक चीज दिमाग में रखना, वो है सीएमएल। दो दूसरे माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स में भी ऐसा हो सकता है, पर आपको आपकी ओपीडी में क्या याद रखना है, बेसोफिल बढ़े हुए मतलब इट इज सीएमएल। तो दो तीन मोटी मोटी चीजें इस पूरे उससे, एल्डरली प्लस परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस, ऑलवेज रिमेंबर सीएलएल। एलर्जी, पैरासाइट्स, ड्रग्स, इओजोनोफिल उसी में बढ़ेंगे। बेसोफिल बढ़ा हुआ मतलब मोस्ट लाइकली सीएमएल, मोनोसाइट्स बढ़ा हुआ मतलब ग्रेनुलोमेटस डिजीज इस मरीज को हो सकती है। उसके साथ साथ में स्टेरॉइड से भी न्यूट्रोफिलिया हो सकता है। सिमिलरली स्ट्रेस से भी आपको न्यूट्रोफिल बड़े देखने मिल सकते हैं। तो अगर सबसे पहले अपन न्यूट्रोफिलिया की बात करें तो न्यूट्रोफिलिया में मैं हमेशा बताता हूं, आपको लास्ट लेक्चर भी पढ़ाया है मैंने, उसमें जाकर देखना न्यूट्रोपिनिया वाला लेक्चर, उसमें भी मैंने आपको बोला है हमेशा परसेंटेज पे रिलाई नहीं करना है, आपको एब्सोल्यूट नंबर काउंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं, एक मरीज आपके पास आया, उसका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट तो 2-3 हजार है, और साथ साथ में न्यूट्रोफिल इसके 80% है। जैसे ही आप न्यूट्रोफिल 80% देखते हो, आप तो बोलते हो कि यार 50 से 70% ही डॉक्टर साहब ने नॉर्मल वैल्यू बताई थी, न्यूट्रोफिल 80% आ गए, तो क्या इसको न्यूट्रोफिलिया हो गया क्या? ऐसा नहीं होता है। जब आप इसका एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट निकालने जाओगे तो वो अल्टीमेटली 2400 आएगा, जो कि नॉर्मल वैल्यू से कम है। जो परसेंटेज में ज्यादा दिख रहा था वो नॉर्मल वैल्यू में, एब्सोल्यूट वैल्यू में कम आ गया। इसलिए हमेशा सिग्निफिकेंस किसका है, सिग्निफिकेंस एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का है। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालोगे कि भैया टोटल आप एएनसी कैसे कैलकुलेट करो, आपका जो भी टीएलसी आया उससे न्यूट्रोफिल का परसेंटेज का गुणा दे दो और फिर 100 से उसको भाग दे दो, तो जो वैल्यू आई वो क्या आएगी, वो आएगी आपकी एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, न्यूट्रोफिल के परसेंटेज को ट्रीट नहीं करना, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट देखना है। उसके बाद न्यूट्रोफिलिया किस किस केसेस में बढ़ सकता है, तो फिजियोलॉजिकली भी न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है, पैथोलॉजिकली भी न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। तो किस किस कंडीशन में आपको जबरदस्ती ये नहीं सोचना है कि इस मरीज की एंटीबायोटिक चालू कर दूं या बैक्टीरियल इन्फेक्शन सोच लूं मैं। कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। तो एक्सरसाइज के बाद आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। प्रेगनेंसी बहुत कॉमन कंडीशन है, प्रेग्नेंट महिला आती है, आप उसका WBC 13,000 देखते हैं और आप फट से एंटीबायोटिक चालू कर देते हैं। आज से याद रखना 13,000 के करीब अगर न्यूट्रोफिल काउंट आ रहा है तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत न्यूट्रोफिलिया देखने मिलता है। अगर बैक्टीरियल साइंस नहीं दिख रहे हैं, सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, तो जबरदस्ती इस मरीज को एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस
स्ट्रेस के बाद भी आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। कभी कभी इनफेक्ट खाने के बाद पोस्ट ब्रेंडियल भी आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। जैसे प्रेगनेंसी में आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिलता है, ऐसे ही नियोनेट्स में भी आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। और साथ साथ में ये तो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस थी। किन कंडीशंस में, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में आप सोचेंगे कि हाँ मरीज को न्यूट्रोफिलिया हो सकता है, तो सबसे पहली चीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन सोचो। फिर मैंने बोला स्टेरॉइड देने के बाद हो सकता है। फिर बर्न्स, ट्रॉमा या एमआई के बाद भी आपको अगर न्यूट्रोफिलिया देखने मिल रहा है तो ये इंपॉर्टेंट कॉज है न्यूट्रोफिलिया का। एक और चीज, सीएमएल में भी न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। दो सीएमएल में आपको बेसिक याद रखना है कि बेसोफिल्स बड़े हुए होते हैं, पर बेसोफिल्स के साथ साथ में क्या याद रखोगे, तो आपको न्यूट्रोफिलिया देखने भी मिलता है सीएमएल में। स्मोकिंग में भी आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिलता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या कोई सर्जरी के बाद भी आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब कैसे डिलीनेट करेंगे, तो भैया हिस्ट्री लो बराबर, मरीज के साथ समय व्यतीत करो। मरीज जैसे जैसे हिस्ट्री देते जाएगा आपके कॉजेज वैसे वैसे रूल आउट होते जाएंगे और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशंस वैसे वैसे डायरेक्ट होती जाएगी। जबरदस्ती मरीज की हर इन्वेस्टिगेशन करवाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आगे देखो भैया, मैंने आपको बताया स्टेरॉइड्स में आपको न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है। तो स्टेरॉइड्स का इफेक्ट क्या होता है डब्ल्यूबीसी पर, ये दिखाकर जाता हूं मैं आपको। स्टेरॉइड्स जब भी आप लेते हैं तो याद रखना, स्टेरॉइड्स के बाद न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, लिम्फोसाइट्स कम होते हैं और इओजिनोफिल भी कम होते हैं। तो अगर मरीज हिस्ट्री दे रहा है कि स्टेरॉइड मरीज ने अभी लिया है रिसेंट में और उसकी सीबीसी रिपोर्ट दिखा रही है कि न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए हैं और लिम्फोसाइट्स और इओजिनोफिल्स कम हैं, तो ये क्या दर्शाता है कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है भैया, ये क्या है, ये स्टेरॉइड का इफेक्ट है। एक और पर्ल यहां से मैं देकर जा रहा हूं आपको, स्टेरॉइड में न्यूट्रोफिल बढ़ा मतलब अल्टीमेटली टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बढ़ेगा। तो क्या स्टेरॉइड की हिस्ट्री है मान लो आज से 6 दिन पहले की, और अब मरीज आपके पास आया और वो उसकी डब्ल्यूबीसी की रिपोर्ट में टीएलसी दिखा रहा है 30,000, तो क्या आप सोच लोगे कि इस मरीज को स्टेरॉइड के कारण होता है ऐसा, स्टेरॉइड के कारण टीएलसी बढ़ रहा है? तो ऐसा नहीं है। यूजुअली स्टेरॉइड के कारण टीएलसी कितना बढ़ता है, तो 15 से 20,000 की रेंज में बढ़ता है। पर जैसे ही 30,000 प्लस आपके डब्ल्यूबीसी हो जाए, तो भले स्टेरॉइड की हिस्ट्री हो, उसके बाद भी बहुत रेयर है कि स्टेरॉइड ने इतना डब्ल्यूबीसी बढ़ा दिया हो। उस समय आपको सोचना है कि शायद इस मरीज को कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, वो कोई इन्फेक्शन सर्च करने दौड़ो। तो क्या सीखे इस स्लाइड से सीखे कि दो आपको स्टेरॉइड से न्यूट्रोफिलिया देखने मिल सकता है, दो आपको स्टेरॉइड से ल्यूकोसाइटोसिस देखने मिल सकता है। पर स्टेरॉइड से कितना डब्ल्यूबीसी बढ़ता है, कितना टीएलसी बढ़ता है, तो 15-20,000 की रैंक करके आपका डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। पर जैसे ही डब्ल्यूबीसी मतलब आपका ल्यूकोसाइट काउंट, दैट इज ल्यूकोसाइटोसिस, अगर 30,000 की रेंज में चले जाए तो जबरदस्ती उसको स्टेरॉइड के कॉज में घुसड़ने की कोशिश मत करना। उस समय आपको मरीज का कोई इन्फेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि रेयरली स्टेरॉइड से इतना ज्यादा डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। तो ये याद रखकर जाना, स्टेरॉइड आप 1-2 देते रहते होंगे अपनी ओपीडी में, पर उसकी आपको प्रैक्टिकल अप्रोच पता होना चाहिए कि अगर डब्ल्यूबीसी बड़ा आ जाए स्टेरॉइड देने के बाद तो क्या कर सकते हो। ऐसे ही इस स्लाइड से अपन ने पहला वाला केस रूल आउट कर दिया कि एस्मा वाला मरीज आपके पास एक्सासर्बेशन के लिए आया था, आपने उसको मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया था, मरीज क्लिनिकली इंप्रूव कर रहा था, उसके डब्ल्यूबीसी 18,000 आ गए और मरीज आपके डोजो डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक देना चालू कर दिया। तो क्या एंटीबायोटिक जस्टिफाइड थी क्या वहां पर? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं थी। मैंने आपको बोला टीएलसी 15 से 20,000 तक बढ़ सकता है स्टेरॉइड से, तो उस केस में आपको स्टेरॉइड धीरे धीरे बंद करना था और सब्लिमिट्सी अगर 2 हफ्ते बाद मरीज का करवाते तो वो नॉर्मलाइज हो जाता। जबरदस्ती वहां एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं थी। तो पहला केस तो यहां पर अपन सॉल्व कर चुके हैं। आगे अपन दूसरा केस भी सॉल्व करेंगे, पर YouTube से आपके थ्रू पहुंचने का हमारा मकसद ये है कि आपको ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेक्चर्स जो आपकी ओपीडी में काम में आने वाले हैं वो आपको YouTube पर मिलते रहेंगे। उसके लिए बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ओपीडी में ब्लूम करवाना है। साथ साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मोर केसेस लिखना है। जितने ज़्यादा मोर केसेस मेरे को दिखेंगे कमेंट बॉक्स में, उतनी जल्दी फ्रीक्वेंसी आपको केसेस की यूट्यूब पर मिलेगी। साथ में एक और चीज़, ये वाले लेक्चर्स तो आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं, पर अगर आपको और अच्छे से सीखना है तो फ्राइडे के दिन मेडी फ्राइडे नाम से क्लिनिकल गुरुजी की टीम आपके लिए एक लाइव क्लास लेकर आती है, जिसमें ओपीडी के केस सिनेरियोस, क्लिनिकल सिनेरियोस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी ओपीडी में काम में आती है, उसकी फ्री क्लासेस होती हैं। तो नीचे मैं फ्री क्लासेस के लिंक भी डाल दे रहा हूँ, आप जाके उसको चेक करिएगा और हर फ्राइडे क्लास में आके बैठिएगा, कुछ ना कुछ सीख कर जाना है। चलो, अब जैसे मैंने आपको बताया न्यूट्रोफिल के बारे में, न्यूट्रोफिल में मैंने स्टेरॉइड के बारे में बताया, फिजियोलॉजिकल
चीज बताई, पैथोलॉजिकल चीज बताई। एक और चीज जो लाइफ सेविंग कंसेप्ट है मैं देकर जा रहा हूं आपको। सीबीसी में अगर बैंड काउंट दे रखा है, अगर सीबीसी में नहीं दे रखा है तो ऑफकोर्स आप पेरिफेरल स्मीयर करवाओगे, पर अगर बैंड काउंट मोर देन 6% आया मतलब मरीज का क्या है, लेफ्ट शिफ्ट है, मतलब मरीज को बेंडीमिया है। यूजुअली क्या होता है, मरीज को सीवियर इन्फेक्शन होता है, तो मैंने बताया था न्यूट्रोफिल सबसे पहले सिफाई होते हैं, तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, मेच्योर न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो खत्म होने लगते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वहां जाना पड़ता है उनको। तो इस केस में क्या होता है, आपके न्यूट्रोफिल कहां से बन रहे हैं, तो बोन मैरो से बन रहे हैं। तो बोन मैरो क्या करती है, जब न्यूट्रोफिल का कंजम्पशन बढ़ जाता है तो बोन मैरो सोचती है कि सिपाही पूरे तैयार भले ना हो तब भी उसको फैक्ट्री से फटाफट बाहर निकालो, तो इमेच्योर सेल्स बाहर निकालने लगती है। यही इमेच्योर सेल्स आपके बैंड्स हैं। तो अगर बैंड्स इमेच्योर सेल्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं और 6% से ज्यादा दिख रहे हैं तो ये क्या है, ये लेफ्ट शिफ्ट है। और इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं वो बताकर जाता हूं मैं। हमेशा याद रखना, टीएलसी के साथ साथ एक और चीज देखो वो है डीएलसी, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज देखो वो है लेफ्ट शिफ्ट। क्यों, क्योंकि अगर आपका टीएलसी भले नॉर्मल है पर लेफ्ट शिफ्ट आपको दिख रहा है तो ये भी बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है ये स्लाइड से समझ में आएगा। क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, आपके मरीज का कोई लेफ्ट शिफ्ट नहीं है, कोई बैंड नहीं है, आपको मैच्योर न्यूट्रोफिल बराबर है, केवल और केवल टीएलसी बढ़ रहा है मतलब न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहे हैं, बैंड नॉर्मल है आपके। किस किस कंडीशन में हो सकता है, स्ट्रेस से, स्टेरॉइड से या माइल्ड इन्फेक्शन हो। पर अगर मान लीजिए टीएलसी भी बढ़ा हुआ है और साथ साथ में लेफ्ट शिफ्ट भी है, लेफ्ट शिफ्ट मतलब इमेच्योर सेल्स बार बार बाहर आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मरीज को सीवियर इन्फेक्शन है। तो अक्यूट टीएलसी इंक्रीज्ड प्लस लेफ्ट शिफ्ट, बिना मरीज को देखे आप बोल सकते हो कि इस मरीज को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा और दैट टू अक्यूट वाला होगा। उस केस में मरीज के आपको ब्लड कल्चर निकलवाना पड़ेंगे और फिर उसके हिसाब से एम्पिरिकल एंटीबायोटिक, और फिर जब ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आ जाए तो एंटीबायोटिक जो ससेप्टिबिलिटी वाली आई है वो आपको देना पड़ेगा। तीसरा सिनेरियो हो सकता है कि टीएलसी भले नॉर्मल है पर लेफ्ट शिफ्ट आ रहा है, तो इट इज वेरी डेंजरस। केवल और केवल टीएलसी नॉर्मल देखकर मरीज को ओके मत बोल देना, आज से बैंड देखना चालू करो। टीएलसी नॉर्मल प्लस लेफ्ट शिफ्ट, तो ये क्या है, इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी मैरो जो है वो ओवरवेल्म हो गई है, अग्रेसिवली आपको आपके पेशेंट को ट्रीट करना पड़ेगा। अब टीएलसी बढ़ा, लेफ्ट शिफ्ट नॉर्मल ये देख लिया, टीएलसी बढ़ा, लेफ्ट शिफ्ट बढ़ा ये भी देख लिया, टीएलसी नॉर्मल लेफ्ट शिफ्ट ये भी देख लिया, पर अगर टीएलसी कम और लेफ्ट शिफ्ट तब क्या सोचोगे, टीएलसी कम और लेफ्ट शिफ्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए आपके मरीज को सेप्सिस है, अनलेस एंड अनटिल प्रूवन अदरवाइज। तो आज से जादूगर वाली दो चीजें कर सकते हो। आपके पास अगर मरीज का कोई रिश्तेदार रिपोर्ट लेकर आए, मरीज आपके सामने है भी नहीं और आपने उसमें देख लिया कि टीएलसी बढ़ा हुआ है और लेफ्ट शिफ्ट है, आपको बोलना है कि हाँ भैया मरीज को लेकर आओ, ब्लड कल्चर करवाना है क्योंकि इस मरीज को एक्यूट बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है। और ऐसी रिपोर्ट आए कि टीएलसी कम है और लेफ्ट शिफ्ट दिख रहा है, तब भी मरीज को बुलाना है, आईसीयू केयर में सेटअप करवाना है, मरीज को एडमिट करवाना है क्योंकि इस मरीज को सेप्सिस हो सकता है। तो ये जादूगर वाली दो चीज अपनी ओपीडी में चालू करो। ये तीसरी वाली चीज गौर से देखो, दो इसमें टीएलसी नॉर्मल दिख रहा है पर ये स्कैरिएस्ट चीज है। क्यों, क्योंकि इसमें आपको समझ में आ रहा है कि लेफ्ट शिफ्ट दिख रहा है तो आपकी जो फैक्ट्री है वो एग्जॉस्ट हो गई है और पेशेंट अल्टीमेटली बहुत बीमार में हो सकता है, बहुत बीमारी में हो सकता है। तो ये आपको आज से याद रखकर जाना है। लेफ्ट शिफ्ट आज तक अगर किसी ने नहीं बताया है और आपने अगर अच्छे से नहीं समझा और आज क्लियर हो गया है तो अच्छा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। आज सबसे पहले अपन ने चालू किया था न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल में क्या बढ़ा, फिजियोलॉजिकल कॉज, पैथोलॉजिकल कॉज, फिर अपन ने स्टेरॉइड का इफेक्ट देखा डब्ल्यूबीसी पर, फिर अपन ने लेफ्ट शिफ्ट देखा। अब आ जाओ भैया टीएलसी के अगले वाले फॉर्म पे, वो है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइटोसिस कब देखने मिलता है, अगेन जैसे आपको न्यूट्रोफिल में मैंने बताया कि परसेंटेज मत याद रखो, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट याद रखो, ऐसे ही लिम्फोसाइट्स में भी परसेंटेज मत याद रखो, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट याद रखो। लिम्फोसाइटोसिस कब बोलते हैं, जब एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट मोर देन 4000 से ज्यादा हो। सबसे कॉमन कॉज क्या है लिम्फोसाइटोसिस का, तो वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में भी इंपॉर्टेंटली कौन कौन से सोचोगे, तो एप्स्टीन बार वायरस, सीएमवी, हेपेटाइटिस और एचआईवी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूजुअली न्यूट्रोफिलिया देखने मिलता है, पर आपको कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें लिम्फोसाइटोसिस देखने मिल सकता है, वो है टीबी, ब्रुसेला और परतूसिस। ये ब्रुसेला परतूसिस बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए छोड़ो, अपने लिए याद रखो एक चीज, लिम्फोसाइटोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर कोई याद रखना है तो वो है ट्यूबरकुलोसिस। ऐसे ही कोई घातक चीज जो आपको सोचना है कि एल्डरली मरीज है उसमें परसिस्टेंट आपको लिम्फोसाइटोसिस देखने मिल रहा है और कोई इंफेक्शन नहीं है मरीज को, तो क्या सोचोगे, इस मरीज को सीएलएल होगा। फिर इस मरीज में सीएलएल सोच रहे हो तो पेरिफेरल स्मीयर करवा लोगे तो उसमें आपको स्मज सेल देखने मिल जाएंगे। तो क्या क्या याद रखना है, दो टीबी इज बैक्टीरियल बट इस केस में आपको लिम्फोसाइटोसिस देखने मिलता है और साथ साथ में एल्डरली मरीज जिसमें मोर देन 3 महीने से परसिस्टेंट लिम्फोसाइटोसिस दिख रहा है और कोई बुखार नहीं है, कोई इंफेक्शन नहीं है,
मतलब इस मरीज को क्या हो सकता है, तो आंख बंद करके इस मरीज को हेमाटोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दो। क्यों? क्योंकि इस मरीज को क्या हो सकता है, तो CLL हो सकता है। अब मैं और अच्छे से डिलीनेट करके जा रहा हूं कि लिम्फोसाइट्स में कैसे पता करोगे। लिम्फोसाइटोसिस देखो, एज देखो, अगर यंग पेशेंट है तो मोस्ट लाइकली वायरल है, एल्डरली पेशेंट है उसमें लिम्फोसाइटिस हो रहा है तो मोस्ट लाइकली CLL रूल आउट करना है। फिर कब से है तो उससे कैसे पहचानोगे, लिम्फोसाइटोसिस अगर कुछ दिनों से है तो मोस्ट लाइकली ये इन्फेक्शन है, पर अगर परसिस्टेंट है, बना हुआ है, तो क्या रूल आउट करोगे, अगेन CLL रूल आउट करोगे। फिर लिम्फेडिनोपैथी देखो, लिम्फोसाइटोसिस प्लस लिम्फेडिनोपैथी, अगर पेनलेस प्रोग्रेसिव लिम्फेडिनोपैथी दिख रही है मतलब भैया ये घातक चीज है, कोई ना कोई तो कैंसर है। पर अगर टेंडर लिम्फेडिनोपैथी दिख रही है और लिम्फोसाइटोसिस है मतलब ये क्या है, ये इन्फेक्शन है। लिम्फोसाइटोसिस प्लस हिपेटोस्प्लीनोमेगाली मिल रही है, आपको समझ में आ जाना चाहिए इस मरीज का वर्कअप करवाना पड़ेगा, कोई कैंसर भी हो सकता है। उसके बाद पेरिफेरल स्मीयर पे अगर एटिपिकल लिम्फोसाइट्स दिख रहे हैं तो वो वायरल है, और स्मज सेल्स दिख रहे हैं तो वो CLL है। मोटा मोटा ये तीन पता रखो भैया, अगर लिम्फोसाइटोसिस और यंग पेशेंट है तो मोस्ट लाइकली शायद वायरल है, हमेशा ऐसा नहीं होता। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। लिम्फोसाइटोसिस और एल्डरली पेशेंट है तो CLL रूल आउट करना है, लिम्फोसाइटोसिस कुछ दिनों से है तो इन्फेक्शन है, बना हुआ है लंबे समय से है तो CLL है। लिम्फेडिनोपैथी पेनलेस परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव अलोंग विद लिम्फोसाइटोसिस, ये एक घातक चीज कैंसर हो सकता है। पर अगर टेंडर लिम्फेडिनोपैथी है तो ये मोस्ट लाइकली क्या है, ये लिम्फोसाइटोसिस अलोंग विद इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के बारे में सोचना है। तो ये आपने न्यूट्रोफिल का पढ़ा, आपने लिम्फोसाइट्स का पढ़ा। अब थोड़ा थोड़ा मोनोसाइट्स और यूजोनोफिल के बारे में बता देता हूं मैं। मोनोसाइटोसिस कब बोलोगे, जब एब्सोल्यूट मोनोसाइट काउंट मोर देन 800 से ऊपर हो जाए। किस किस केस में देखने मिलता है आपको, क्रॉनिक इन्फेक्शन में, किसमें टीबी में देखने मिल सकता है, आपको टाइफाइड में देखने मिल सकता है, ब्रुसेला में देखने मिल सकता है, और एक और चीज एक CMML होता है, उसमें अगर मोनोसाइट्स 1000 से ज्यादा हो तो उस केस में आप डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ इस मरीज को CMML है। वो अपन हेमेटोलॉजिस्ट के लिए छोड़ते हैं, ऊपर वाली चीज देखते हैं। अगर कोई मरीज कॉफ प्लस परसिस्टेंट वेट लॉस और नाइट स्वेट्स की हिस्ट्री के साथ आ रहा है, उसके CBC में मोनोसाइट्स बढ़े हुए हैं, तो एक चीज जो आपको सोचना है वो है टीबी का इन्फेक्शन। अगर मरीज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया के साथ आ रहा है, क्या मतलब होता है इसका, यूजुअली जब भी फीवर होता है तो फीवर में मरीज को टेकिकार्डिया देखने मिलता है, हार्ट रेट बढ़े हुए देखने मिलते हैं। पर टाइफाइड एक ऐसा फीवर है जिसमें फीवर हुआ पर इतना कंपेरेटिवली आपको टेकिकार्डिया देखने नहीं मिलता है, तो इसको कहते हैं रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। तो रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया और मोनोसाइटोसिस मतलब टाइफाइड का इन्फेक्शन है। अंडुलेंट फीवर की हिस्ट्री है तो ब्रुसेला का इन्फेक्शन है। अगर मरीज को ऑस्लर्स नोड्स दिख रहे हैं हाथ में, आपको मरमर सुनाई दे रहे हैं, कौन से सुनाई दे रहे हैं वो समझ नहीं पड़ता, मरमर कुछ भी एबनॉर्मल हार्ट साउंड दिखाई सुनाई दे रहा है, हाथ में ऑस्लर्स नोड है, और आपकी CBC की रिपोर्ट दिखा रही है कि इसमें मोनोसाइट्स बढ़े हुए हैं, इस मरीज को तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करो, क्योंकि इस मरीज को बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अब मोनोसाइट्स पढ़ लिए तो बेसोफिल पढ़कर चले जाओ। मोर देन 100 बेसोफिल्स हैं, मतलब आपके मरीज को क्या है, always think about CML, that is chronic myeloid leukemia। और क्या क्या हो सकता है, हाइपोथायराइड में भी हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया वेरा में भी हो सकता है। पर आपको याद रखना है, मैं सिखाकर जा रहा हूँ, केवल एक चीज याद रखो, जब भी बेसोफिल बढ़े आपको क्या सोचना है, आपको क्या सस्पिशन लाना है दिमाग में, वो है CML की एक चीज क्या बताई थी मैंने, दो इसमें बेसोफिल बढ़ेंगे पर साथ साथ में न्यूट्रोफिल भी तो बढ़ता है, तो वो भी याद रखना है। तो क्या याद रखोगे भैया, बेसोफिलिया प्लस वेरी हाई WBC, हमेशा 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 सोचना कि ये CML ही है। अनलेस एंड अनटिल हेमेटोलॉजिस्ट पूरा जांच करके कह दे कि CML नहीं है, तब तक आपको मान के चलना है कि ये तो CML ही है, मैं कुछ नहीं सोचूंगा इसके बाद। तो ये आपको मैंने बता दिया, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और बेसोफिलिया। एक और चीज अगर हिम्मत है आप लोगों में तो बताकर जा रहा हूं, लेक्चर पूरा देख कर जाना, कुछ नई चीज सीख कर जाओगे। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाकर जा रहा हूं मैं, वो है ल्यूकेमाइड रिएक्शन वर्सेस CML। मतलब अगर मरीज आपके पास 50,000 WBC काउंट लेकर आ जाए तो उस केस में कब आपको एंटीबायोटिक देना है और कब कैंसर के डॉक्टर के पास मतलब ऑन्कोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है, आने वाली सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में अब इस बारे में समझेंगे। तो ल्यूकेमाइड रिएक्शन और क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑफ कोर्स ल्यूकेमाइड रिएक्शंस किसके कारण होती है, तो या तो बर्न हुआ है या कोई ऑब्वियस इन्फेक्शन हुआ है मरीज को, उसमें आपको यूजुअली इतना बेसोफिलिया देखने नहीं मिलता और लैब स्कोर बढ़ा हुआ होता है, स्प्लिनोमेगाली नहीं मिलती है। इंपॉर्टेंटली WBC ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मलाइज हो जाते हैं। पर CML में क्या होता है, बेसोफिलिया देखने मिलता है, लैब स्कोर कम रहता है, स्प्लिनोमेगाली बहुत मैसिव रहती है और WBC हमेशा थोड़े से रहते हैं। तो क्या 3-4 चीजें याद रखोगे, बेसोफिल देखो, स्प्लिनोमेगाली देखो। बेसोफिल एब्सेंट है, स्प्लिनोमेगाली भी एब्सेंट है,
तो मोस्ट लाइकली ये क्या है, आपका WBC अगर 50,000 से ज़्यादा है तो ये ल्यूकोमाइड रिएक्शन है। पर अगर मरीज को WBCs आपके 50,000 से ज़्यादा हैं, स्प्लिनोमेगाली है, बेसोफिलिया प्रेजेंट है, तो मोस्ट लाइकली ये क्या है, तो ये CML है। तो कैसे याद रखना है, बेसोफिलिया प्लस वेरी हाई WBC प्लस मैसिव स्प्लीन, ऑलवेज एंड ऑलवेज रूल आउट कि ये मरीज को CML है। हेमेटोलॉजिस्ट के पास भेजो, हेमेटोलॉजिस्ट BCR ABL का म्यूटेशन करवाएगा, जीन करवाएगा, बड़ी बड़ी बातें अपने किसी काम की नहीं। अपने को काम रखना है कि आपने सस्पेक्ट लिख दिया, अगर आपने आपके पर्चे पर क्वेरी CML भी लिख दिया तो कोई बड़ा हेमेटोलॉजिस्ट देख के समझेगा कि चलो अच्छी चीजें हो रही हैं आजकल पेरीफेरीज में भी। तो आपको, हमारा मकसद यही है कि कौन सा मरीज ट्रीट करना है, कौन सा रेफर करना है, ये भी आपको आना चाहिए। तो CML जैसे सस्पेक्ट करा तुरंत मरीज को रेफर कर दो। अब मैंने बोला लैब स्कोर जो होता है वो ल्यूकोमाइड रिएक्शन में हाई होता है और CML में लो होता है। मैंने केवल बेसोफिलिया और स्प्लिनोमेगाली के बारे में आपको बताया। आपके मन में सवाल आना चाहिए, ऐसी ही पढ़ाई होनी चाहिए कि डॉक्टर साहब लैब स्कोर क्या होता है, एक बार बताकर चले जाए। तो लैब स्कोर का मतलब होता है ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसका क्या मतलब होता है, ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपकी न्यूट्रोफिल की एक्टिविटी देखता है। अगर आपके न्यूट्रोफिल बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहे हैं तो आपको लैब स्कोर बढ़ा हुआ मिलेगा, पर अगर आपके न्यूट्रोफिल डिफेक्टिव हैं तो लैब स्कोर कम देखने मिलेगा। तो इन्फेक्शन जब भी होता है तो न्यूट्रोफिल इन्फेक्शन को कर्ब करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा और हार्ड काम कर रहे होते हैं, इसलिए आपको लैब हाई देखने मिलता है। पर अगर CML जैसा केस है उसमें जो न्यूट्रोफिल हैं वो डिफेक्टिव हैं, इसलिए आपको लैब उसमें कम देखने मिलेगा, दैट इज ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज आपको कम देखने मिलेंगे। तो लो लैब प्लस हाई WBC, ऑलवेज अगेन थिंक ऑफ CML। तो हाई लैब मतलब रिएक्टिव चीज है, या तो इन्फेक्शन के कारण हुआ है या ल्यूकोमाइड रिएक्शन है, और लो लैब मतलब मैलिग्नेंट है। तो बेसोफिल बढ़ा हुआ है, स्प्लिनोमेगाली है, साथ में WBC बढ़ा है मतलब 50,000 से ज्यादा है, और लैब मतलब ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेटेज कम है, तो क्या सोचना है, CML सोचना है, हेमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है। पर अगर बेसोफिल्स नहीं है, स्प्लिनोमेगाली भी नहीं है, इनफैक्ट लैब हाई है और WBC बढ़ा हुआ है, तो मोस्ट लाइकली इट इज ल्यूकोमाइड रिएक्शन सेकेंडरी टू एनी इन्फेक्शन। ये आपको याद रखना है। एक और चीज सिखाकर चले जाता हूं मैं, TLC जब भी आता है तो कैसे उसको मास्टर करना है। अगर TLC 11,000 से 20,000 की रेंज में आ रहा है तो ये माइल्ड है, यूजुअली बेनाइन है। 20 से 50,000 की रेंज में आ रहा है तो मॉडरेट है, वर्कअप करवाना है। पर जैसे 50,000 से ज्यादा दिख जाए तो मैंने आपको बता दिया केवल और केवल ये दो चीजों में रूल आउट करो, बेसोफिल्स देखो, स्प्लिनोमेगाली देखो, लैब का स्कोर देखो, आपको रूल आउट करना आ जाएगा कि ल्यूकोमाइड रिएक्शन है कि CML है। उसके बाद आ जाओ भैया, दूसरी स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप होगी कि DLC देखो। पहले TLC देखा, TLC में कौन सी रेंज में देखा उस हिसाब से काम करना है। दूसरी स्टेप आपकी होना चाहिए DLC देखो, DLC में कौन सी लाइन हाई है, फिर उसके हिसाब से आपको तीसरी स्टेप चलाना है कि न्यूट्रोफिल बड़ा है कि लिम्फोसाइट बड़ा है कि बेसोफिल बड़ा है। जैसे ही बेसोफिल बड़ा है तो क्या करना है, CML को रूल आउट करना है। पहले देखो TLC कितना बड़ा है, उस हिसाब से काम करना। 50,000 से TLC ज्यादा बड़ा आ जाए तो सीधा ल्यूकोमाइड प्लस CML पे चले जाना। 20,000 से 50,000 के बीच में आ जाए तो फिर DLC देखो, DLC में न्यूट्रोफिल बड़ा है कि लिम्फोसाइट बड़ा है, उसके हिसाब से काम करना है। वो अपन आगे समझ के चले जाते हैं। न्यूट्रोफिलिया आया तो क्या सोचोगे, अगर स्टेरॉइड या स्ट्रेस की हिस्ट्री दिख रही है तो ये स्टेरॉइड का इफेक्ट है। फीवर प्लस इन्फेक्शन का फोकस है तो ये बैक्टीरिया है। लेफ्ट शिफ्ट देखो है कि नहीं है। अगर कोई कॉज नहीं मिल रहा है और वेरी हाई न्यूट्रोफिलिया है तो अगेन यू हैव टू थिंक कि मरीज को क्या पता ल्यूकोमाइड या CML हो सकता है, तो उसका वर्कअप कराओ। लिम्फोसाइटोसिस देखो मरीज का, लिम्फोसाइटोसिस में अक्यूट यंग पेशेंट फीवर के साथ आ रहा है, मोस्ट लाइकली वायरल है। टीबी के अगर सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, तो टीबी का वर्कअप करवाना है। एल्डरली परसिस्टेंट नो फीवर, अगेन एंड अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, तो क्या याद करना है, CLL पता करना है। ऐसे ही मोनोसाइटोसिस कब देखोगे, क्रॉनिक सिम्टम्स अगर है मरीज को, टीबी, ब्रूसेलोसिस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वाले, पोस्ट एक्यूट इन्फेक्शन में रिकवरी फेज में भी आपको मोनोसाइटोसिस देखने मिल सकता है, और परसिस्टेंट विदाउट एनी कॉज, देन अगेन आप एक कैंसर सोच सकते हो, वो है CMML। आपको याद रखना है, CMML छोड़ दो, आप सिर्फ क्रॉनिक इन्फेक्शन के बारे में फोकस करो। तो इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है कि ल्यूकोसाइटोसिस जो होता है वो इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है और नॉन इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो इन्फेक्शन में आपको हमेशा फीवर देखने मिलेगा, लेफ्ट शिफ्ट देखने मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रोफिल ज़्यादा काम कर रहे होंगे, कंजम्प्ट हो रहे होंगे, तो आपका जो बोन मैरो है वो इमेच्योर सेल्स भी बाहर निकाल रहा होगा, इसलिए आपको बैंड्स अगर दिख रहे हैं और फीवर है तो ये इन्फेक्शन है। ऑफकोर्स इन्फेक्शन में आपको CRP बढ़ा हुआ मिलेगा। अगर आपके WBC बढ़े हुए हैं, उस केस में फीवर नहीं है मरीज
मरीज को लेफ्ट शिफ्ट नहीं दिख रहा है और सीआरपी नॉर्मल है, तो ऑलवेज थिंक अबाउट नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज विच इंक्लूड्स स्टेरॉइड, सर्जरी और प्रेगनेंसी। तो इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन को भी कैसे रूल आउट करना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज हो तो लेफ्ट शिफ्ट करवाओ और साथ में सीआरपी करवाओ। अगर लेफ्ट शिफ्ट प्लस हाई सीआरपी अलॉन्ग विथ हाई डब्ल्यूबीसी इट इज इन्फेक्शन, पर अगर हाई डब्ल्यूबीसी, लेफ्ट शिफ्ट और सीआरपी दोनों नॉर्मल तो क्या है, ये नॉन इन्फेक्शियस है। बस इतनी पता रख लोगे तो आपके ओपीडी के काम आपके आसान हो जाएंगे। हमेशा याद रखना, कुछ कुछ स्पेशल सिचुएशन अपनी ओपीडी में, अगर मरीज स्टेरॉइड के साथ, स्टेरॉइड मरीज ने लिया है, मरीज को फीवर हो रहा है और टीएलसी हाई है और उसमें आपको लेफ्ट शिफ्ट दिख रहा है, तो जरूरी मत सोच लेना भैया फट से कि स्टेरॉइड के कारण हुआ होगा। मरीज को फीवर है, लेफ्ट शिफ्ट है, स्टेरॉइड से लेफ्ट शिफ्ट कब से होने लगा यार? आपको जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट दिखे तो इन्फेक्शन सोचना ही सोचना है। फिर उसमें देखना सीआरपी वगैरह करवाओ, सीआरपी बढ़ा हुआ आया तो अगेन वो इन्फेक्शन है। क्लिनिकली अगर मरीज वर्सन हो रहा है तो वो इन्फेक्शन है। तो स्टेरॉइड की हिस्ट्री देखकर डब्ल्यूबीसी बढ़ा तो ये लेक्चर के बाद ऐसा मत करने लग जाना कि मरीज को रूल आउट करना बंद कर दो इन्फेक्शन। किस किस केस में रूल आउट करोगे? स्टेरॉइड प्लस टीएलसी बढ़ा हुआ, तो अगर मरीज को फीवर है तो लेफ्ट शिफ्ट देखो, सीआरपी बढ़ा है तो इन्फेक्शन के बारे में सोचो, और क्लिनिकली मरीज वर्सन हो रहा है तो इन्फेक्शन के बारे में सोचो। अपना सबसे पहला वाला जो केस था उसमें मरीज तो क्लिनिकली इंप्रूव हो रहा था, उसमें लेफ्ट शिफ्ट भी नहीं था, सीआरपी भी नहीं बढ़े हुए थे, तो वो स्टेरॉइड के कारण हो सकता है, उसमें एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं थी। पर अगर लेफ्ट शिफ्ट दिख रहा है, सीआरपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, मरीज क्लिनिकली वर्सन हो रहा है और 2 स्टेरॉइड की हिस्ट्री है, उसके बाद भी आपको इस मरीज को एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। उसके अलावा पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद भी आपको टीएलसी बढ़ा हुआ देखने मिल सकता है। तो 24 टू 48 आवर सर्जरी के बाद आप टिश्यू इंजरी के कारण एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ आपका टीएलसी बढ़ा हुआ है। पर अगर डे 3 डे 5 पोस्ट सर्जरी आपको टीएलसी बढ़ा हुआ आ रहा है तो आपको फिर दूसरी चीज देखना है कि इस मरीज का लेफ्ट शिफ्ट देखूं। जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट देखा, लेफ्ट शिफ्ट जहां आया क्या सोचोगे? इन्फेक्शन सोचोगे कि हाँ भैया ऑपरेशन के बाद मरीज को सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया। और जैसे ही न्यू फीवर स्पाइक आए तुरंत मरीज का ब्लड कल्चर करवाओ कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। याद रखना ये कि डे 3 डे 5 में जैसे ही सर्जरी के बाद टीएलसी बढ़ा है, लेफ्ट शिफ्ट देखो, लेफ्ट शिफ्ट जहां आया क्या सोचोगे? मरीज को इन्फेक्शन है। उसके बाद प्रेग्नेंट पेशेंट में मैंने बोला आपको कि यूजुअली फिजियोलॉजिकली आपको टीएलसी बढ़ा हुआ देखने मिलता है। तो 13,000 से 15,000 के बीच में प्रेगनेंसी में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए आ रहे हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल है, एस्ट्रोजन का इफेक्ट होता है। पर अगर ये वैल्यू 15,000 से ऊपर हो जाए फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में, या मरीज को लेफ्ट शिफ्ट हो या मरीज को फीवर है, तो सोचना है कि हाँ इस मरीज को इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया नॉर्मल प्रेगनेंसी में 13 से 15,000 के बीच वाली आपकी डब्ल्यूबीसी की वैल्यू नॉर्मल होती है। ऐसे ही लेबर के अराउंड अगर 25,000 डब्ल्यूबीसी भी आ जाए और मरीज को लेफ्ट शिफ्ट नहीं है, फीवर नहीं है, कोई इन्फेक्शन का फोकस नहीं है, देन अगेन इट इज नॉर्मल। तो प्रेगनेंसी में याद रखना, नॉर्मल ट्राइमेस्टर्स में 13 से 15,000 की प्रेगनेंसी और कोई साइड और कोई इफेक्ट नहीं है तो ये नॉर्मल डब्ल्यूबीसी है। लेबर में भी 25 से 30,000 डब्ल्यूबीसी हो सकती है, बस शर्त ये है कि मरीज को ना लेफ्ट शिफ्ट हो, ना कोई फीवर हो, ना कोई इन्फेक्शन का फोकस हो, तब जबरदस्ती उस मरीज को एंटीबायोटिक देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही डब्ल्यूबीसी आपके बढ़े हुए दिखे और उसमें आपको लेफ्ट शिफ्ट या फीवर देखने मिल जाए, इन्फेक्शन का फोकस देखने मिल जाए, तब ये नॉर्मल नहीं है, तब आपको मरीज को एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। केस 1 मैंने सॉल्व करवा दिया था, केस 2 सॉल्व करवा के चले जाता हूं। 58 साल का मेल था, डब्ल्यूबीसी 68,000 थे, बेसोफिल 8% थे। यही समझ में आ जाना चाहिए केस सीएमएल का है, बाकी कुछ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है मेरी। फिर बढ़ा के चले जाता हूं मैं कि डीएलसी में बेसोफिल जैसे ही आए आपको समझ में आ जाना चाहिए इस मरीज को सीएमएल है, इस मरीज को आपको तुरंत रेफर करना है और मरीज को हेमेटोलॉजिस्ट के खिलाफ छोड़ देना। हेमेटोलॉजिस्ट क्या देगा? इमाटिनिब देगा। इमाटिनिब जो भी काम करे अपने कोई मतलब नहीं है। अपन ने इस लेक्चर से सीखा कि क्या क्या करना है। डब्ल्यूबीसी में हमेशा एब्सोल्यूट काउंट्स देखना है। न्यूट्रोफिल देखो, लिम्फोसाइट देखो, मोनोसाइट देखो, बेसोफिल देखो, यूजोनोफिल देखो। हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना चालू करो। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं भी दे रखी है रिपोर्ट में तो एब्सोल्यूट वैल्यू को बैंड के परसेंटेज से गुणा करके 100 से भागित कर दो तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी। फिर न्यूट्रोफिल सोचो तो न्यूट्रोफिल में फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कॉज सोचो। न्यूट्रोफिल आपको याद रखना है स्टेरॉइड के बाद भी हो सकता है, पर स्टेरॉइड से जो न्यूट्रोफिलिया होता है वो 15 से 20,000 की रेंज का होता है। कभी भी आपको 30,000 वाला न्यूट्रोफिलिया देखने नहीं मिलेगा। 30,000 आपके डब्ल्यूबीसी काउंट है, भले लेफ्ट शिफ्ट नहीं भी है तब भी आपको इन्फेक्शन के बारे में सोचना है। और 15-20,000 भले डब्ल्यूबीसी है पर लेफ्ट शिफ्ट दिख गया, अगेन आपको इन्फेक्शन के बारे में सोचना है। तो आपको अपने दिमाग को पूर्णतः ओपन रखना है, ये चीजों को ग्रैस्प करना है। आपको ऐसा लग रहा हो कि डॉक्टर साहब ने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दिया, बट दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न, दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक एक चीज आपको ग्रैस्प करके रखना है। अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में मोर केसेस लिखकर बताना है। थैंक यू वेरी मच।